देखिए, एंग्जाइटी तो रहती है। बस तब तो ये लगता है कि यार थोड़ा सा डिले हो जाए एग्जाम, बस एक हफ्ता और मिल जाए, 10 दिन और मिल जाए, मैं तो बिल्कुल फोड़ाफाड़ी मचा दूंगा। ऐसा होता नहीं है कि दो तीन चीजें हैं जो मुझे रिग्रेट है अभी। सबसे पहला तो PYQs मुझे करने चाहिए थे बहुत डेप्थ में, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। कि अगर लबासना एकेडमी की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, गर्मी वर्मी ज्यादा लगती नहीं है। आजकल इतनी ज्यादा गाइडेंस है, मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, अगर दिमाग में नहीं घुसेगा तो क्या फायदा उसे 1 घंटा पढ़ने का। अब ये तो सिविल सर्वेंट बनना था तो तैयारी तो करनी पड़ती। जी हाँ, जी। मैंने 1 साल कोचिंग ली थी, और मैंने ऑप्शनल की भी कोचिंग ली थी, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं यक्ष चौधरी, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 6 इन CAC 2021। और आज इनके साथ हम कन्वर्सेशन में वी विल ट्राई टू नो व्हाट थिंग्स ही डिड व्हिच हेल्प्ड हिम गेट सच अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम, एंड ऑल्सो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, सो दैट वी कुड गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। सो वेलकम यक्ष। थैंक यू सर। ओके। सो यक्ष, पहले क्या आप ब्रीफली अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं टू आवर ऑडियंस? मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई मेरे अमरोहा से की। उसके बाद मैंने IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तो 2017 में मैं पास आउट हुआ, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। अगर हम आपकी यूपीएससी जर्नी की बात करें, सो व्हेन डिड यू थिंक ऑफ कि मुझे सिविल सर्विस एज अ करियर चूज करना है, एंड व्हाई, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड चूजिंग सिविल सर्विस एज अ करियर? देखिए, मैंने मेरा जो करियर चूज किया था वो जब मैं अपना बीटेक में 3rd 4th ईयर में था, तब मैंने सोचा था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज करना है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जब हम करियर चूज करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। कि एक तो काम किस तरह का है, काम में मोनोटोनी तो नहीं है, कितना इंटरेस्टिंग काम है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी के लिए काम करने का मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो यहाँ पे थी सिविल सर्विसेज में। और दूसरा, हम अगर पर्सनल लेवल पे अपने देखें तो यहाँ पे जो प्रमोशंस हैं वो अच्छे हैं, सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन अच्छा है। तो पर्सनल लेवल पे भी, और जो काम करने का तरीका है, जो जिस तरह का काम है, दोनों को कंसीडर करके मैंने ये करियर चूज किया था मेरे लिए। सो यक्ष, जैसे आपने बताया कि आप आईआईटी गुवाहाटी से हैं, एंड नॉर्मली एक चीज देखी गई है कि इंजीनियर्स स्पेशली फ्रॉम आईआईटी, उनका सक्सेस रेट रिलेटिवली ज्यादा है इस एग्जाम में, राइट? सो आपको लगता है कुछ आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ हेल्प मिला है इस एग्जाम में? देखिए, एक दो जगह पे तो जरूर हेल्प मिला है। सबसे पहले तो सीसेट का जिस तरह का नेचर है, कि जिसमें रीजनिंग और मैथ्स वाले बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और उसके बाद जो एक थोड़ा सा जो एक एनालिटिकल माइंडसेट तैयार हो जाता है चीजों को शॉर्ट में करने का, जो इंजीनियरिंग में हम करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा हेल्प करता है इसमें। ओके। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, बाकी बाकी स्ट्रीम से आते हैं लोग, उनके पास भी अपनी अलग एक अलग एज होती है। यस, डेफिनेटली हर किसी के पास मतलब अपना यूनिक एडवांटेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड यक्ष, जैसे आप तैयारी कर रहे थे, तो से यू सेड यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर कॉलेज डेज ओनली, राइट? 2017 से ही आप प्रिपेयर कर रहे थे। सो कॉलेज डेज में यहाँ भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं। सो टाइम आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि आपको कॉलेज स्टडीज के लिए भी टाइम देना होता है, यूपीएससी के लिए भी। तो व्हाट वाज योर शेड्यूल एंड हाउ डिड यू मैनेज टाइम इन दोज डेज फॉर यूपीएससी? कि मैंने कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो मैंने कर ली थी, कि जैसे बेसिक NCERTs हो गई, न्यूज़पेपर मैंने करना शुरू किया था। तो लगभग मैं 1.5 2 घंटा इसको अपने कॉलेज में दिन भर में पढ़ लेता था। उससे मेरा जो एक छोटा सा बैकग्राउंड था वो तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने जो पूरा डेडिकेटेड तैयारी की शुरू की सिविल सर्विसेज के लिए, वो 2017 में शुरू की। वैसे अगर कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो काफी टाइम होता है कॉलेज में जो तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत टाइम होता है। ओके। तो ये जैसे आपने बताया कि आपने डेडिकेटेड 2017 में शुरुआत की, एंड फ्रॉम 2017 टू 2021 एक काफी लंबा पीरियड है, तो इसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करना, तो क्या चीज थी जिसके थ्रू आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि जो है कंसिस्टेंटली इसमें लगे रहना चाहिए? एंड एज आई नो कि आपका जो है आपने बताया था 3 अटेम्प्ट्स दिए थे, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए थे।
सो हाउ आर यू एबल टू कीप अप योर मोटिवेशन की लगे रहना है कॉन्स्टेंटली इसमें? अब ये तो सिविल सर्वेंट बनना था तो तैयारी तो करनी पड़ती, और दूसरा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग में मुझे वापस जाना नहीं था। कॉर्पोरेट में मैंने इंटर्नशिप किया था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आया था। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था ये, जो सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का था, तो मुझे तो करना यही था। और उसके बाद अपनी छोटी छोटी चीजें दिन भर में कर लेते थे, कि थोड़ा टाइम नोट कर लेते थे कितने घंटे पढ़े, ऐसी छोटी छोटी चीजें करके थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करते थे। ओके। एंड एक और चीज है, जैसे कभी आपके दिमाग में प्लान बी के बारे में नहीं आया? जैसे क्योंकि कई बार फेलियर्स जब फेस करते हैं, कई बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी आपको जो सुन रहे होंगे, दे आल्सो समटाइम्स फेस फेलियर्स, राइट? जैसे अभी का प्रीलिम्स हुआ था 2022 का, राइट? तो जब फेलियर्स फेस करते तो आपका क्या माइंडसेट रहा था, विच हेल्प्ड यू ओवरकम दैट फेलियर्स? सबसे पहले तो आप प्लान बी की बात कर रहे थे, तो मेरा तो प्लान बी था। मैं सारे पीसीएस भी देता था, कई सारे स्टेट्स के। अपना उत्तर प्रदेश का तो बहुत सीरियसली भी देता था, ऑल्दो वो हुआ नहीं, वो अलग बात है, बट मैंने उसको एज अ प्लान भी सोचा था। उसके अलावा एक यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कराता है, मैंने वो दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। अभी मैं उसमें एक्सटेंशन पे था, तो उस पर रिजाइन करूँ। तो ये सब चीजें हैं कि प्लान भी होना देखिए जरूरी है। यूपीएससी अनसर्टेन है, वो सबको पता है। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। तो प्लान भी होना जरूरी है मेरे हिसाब से। एक और चीज है, जैसे अब आपने आपने बताया 2017 से आपने डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू की, तो क्या आपकी प्रिपरेशन पूरी सेल्फ स्टडी बेस्ड थी या आपने कोचिंग भी ली थी? यू नीड नॉट टेक एनी नेम, बट क्या आपने कोचिंग की हेल्प ली हाँ, थी? मैंने मैंने एक साल कोचिंग ली थी, और मैंने ऑप्शनल की भी कोचिंग ली थी। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। ओके। एंड आपके हिसाब से कितना बेनिफिशियल रहा आपको कोचिंग में? देखिए, मेरा ऑप्शनल का, जो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, उसमें तो कोचिंग बहुत ज्यादा हेल्प की थी। बाकी जीएस में मुझे मैं बोलूँ तो मे बी 20%, 15%, ऐसा परसेंटेज बताना तो ठीक नहीं है, बट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं अपने आप से ज्यादा पढ़ता था। अभी सबके लिए वैलिड नहीं हो सकता है, बट जो जैसे मैं बेसिक बेसिक चीजें अपने कॉलेज से पढ़ के आया था। अगर किसी का ऐसा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कोई सब्जेक्ट, या किसी का पहला बैकग्राउंड नहीं है, फाउंडेशन बना हुआ नहीं है, तो शायद उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोचिंग। बाकी मेरे केस में ऐसा था कि मेरा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर था मेरा। ओके। सो जैसे आपने कहा सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादातर फोकस रखते थे, तो यक्ष एक जनरल चीज होता है कि टाइम मैनेजमेंट, जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपका टाइम मैनेजमेंट और डेली शेड्यूल कैसा होता था? कितना टाइम आप किस किस चीज़ों को देते थे डेली? कि मैं तो दिन में बस एक सब्जेक्ट पढ़ता था, तो मुझे शेड्यूलिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। सुबह में अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, और एक दो दो घंटा लगभग मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसके बाद एक सब्जेक्ट उठाता था, और उसी को पढ़ता था। जैसे लक्ष्मीकांत बुक उठाई, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे, उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, तब तक उसी को पढ़ते रहना था बस। अब दिन में जितना भी टाइम मिले, 8 घंटे मिले, 7 घंटे मिले, 6 घंटे मिले, एक ही उसको पढ़ना। शाम में एक किसी इंस्टीट्यूट का मैं जो डेली करंट अफेयर्स आता है, उसको पढ़ लेता था रात में 15-20 मिनट। बस मेरा डेली का यही शेड्यूल रहता था। मेरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन में मैं रहता नहीं था कि मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ने, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने। एक सब्जेक्ट उठाया, खत्म किया, फिर दूसरा उठाया, वो खत्म किया। जब ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया एक बार, जब तक खत्म नहीं हो गया ऑप्शन, तब तक उसे छोड़ा ही नहीं। मेरा ओके। एकदम सिंपल यही शेड्यूल रहता था। डेफिनेटली, एंड आई थिंक जब चीज़ें सिंपल रखते हैं तो इट इज़ ईजियर टू एग्जीक्यूट, उसको हम्म। फॉलो करना ईजी रहता है। अब एक दूसरी चीज ये है कि आपने जैसे दोनों पीरियड्स में पढ़ा है, लाइक प्री पैंडेमिक पीरियड में और जो पैंडेमिक पीरियड भी आया था उसमें। सो ऑब्वियसली पैंडेमिक पीरियड में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज ज्यादा हुआ था, तो आपकी प्रिपरेशन में आपने कितनी हेल्प ली थी ऑनलाइन रिसोर्सेज की? एंड व्हाट वर द थिंग्स दैट यू फॉर विच यू यूज्ड ऑनलाइन रिसोर्सेज इन योर प्रिपरेशन? देखिए, जब कोविड आया था, तो मेरा जो फाउंडेशन था, या मेरी जो पूरी प्रिपरेशन थी, वो ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, प्री कोविड। तो मेरी तो सारी तैयारी ऑलमोस्ट तब तक हो चुकी थी, कि जितनी यूपीएससी को चाहिए। उसके बाद तो सब रिवाइज ही करना था। तो कोविड ने मेरी तैयारी पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला था, क्योंकि मैंने कोचिंग पहले से ले ली थी, बेसिक बुक सारी पढ़ ली थी। अब कोविड के टाइम हो या नॉन कोविड टाइम हो, उसी को बार बार रिवाइज करना था। बट अगर ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें, तो जैसे यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस आते हैं, उनको कर लेते थे। और अगर कुछ चीज समझ नहीं आती थी, तो गूगल करके विकिपीडिया वगैरह पढ़ लेते थे। कोई अगर डांस फॉर्म समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे उसका डांस फॉर्म देख लेते थे। तो इस तरह से मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी थे, इनको यूज किया था। या फिर जो वेबसाइट्स है अपनी अच्छी, विकिपीडिया, पीआरएस हो गया, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स होती है, उन सब का यूज किया था। ओके।
सो अगर मैं आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपको कितना लगता है कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया होगा ऑनलाइन सोर्सेज ने आपकी स्टडी में? देखिए, ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ली है। मैं बस ये वेबसाइट जो मैंने बताया मैं वो पढ़ा हूँ। बाकी जो मेरा पूरा फोकस रहता था, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं मैं उनको ज़्यादा करता था, जो अपनी स्टैंडर्ड किताबें हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। ओके। ओके यक्ष, एक और चीज है, जैसे आपने बताया कि आपने आपके 3 अटेम्प्ट्स दिए। सो पहले 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया, फिर थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस रहा था, मतलब क्या चेंज आया था जो आप लाए अपनी प्रिपरेशन या अपनी किसी भी चीज में, राइटिंग स्टाइल में भी, कि जिसके थ्रू जो है आप अपने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए बट फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो है नहीं क्लियर कर पाए? देखिए, मेरा जो तैयारी का तरीका था तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही था मेरे तीनों अटेम्प्ट में। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स नहीं हो पाया था उसका। एनालाइज अगर मैं करूं तो मैंने जो दूसरा और तीसरा मेरा प्रीलिम्स दिया वो भी मैंने उसी तर्ज पे दिया जिस तर्ज पे पहला प्रीलिम्स दिया था। अभी तो सच्चाई है कि प्रीलिम्स थोड़ा रैंडम है, थोड़ा अनसर्टेन है, कभी होता है कभी नहीं होता है। बट जैसे मैंने पहला मेरा मेंस दिया था 2020 वाला, उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे पर स्कोप काफी था बढ़ाने का। तो उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें एनालाइज की थी अपनी, कि जैसे मैंने एथिक्स में डायग्राम्स बनाए थे तो उसमें मेरे मार्क्स ज्यादा आए थे, तो मैंने सोचा कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी डायग्राम्स बनाए जाएं। तो उसने थोड़ा रिजल्ट भी दिया। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा डेटा भी ऐड करने की कोशिश की। प्रीलिम्स में इस बार मैंने थोड़े पीवाईक्यूज देखने की भी कोशिश की थी, हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं देख पाया था टाइम कमी की वजह से, पर थोड़े पीवाईक्यूज देखने की कोशिश की थी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने ऐड की थी अपनी प्रिपरेशन में। ओके ग्रेट। सो अगेन एक और चीज़ है यक्ष, जैसे आपने PYQs की बात की, तो ऑलमोस्ट ये तो मतलब एक एसेंशियल पार्ट इज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बट ये होता है कि हर कोई डिफरेंटली उसको अप्लाई करता है अपने। सो आप कैसे यूज करते थे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉर योर प्रिपरेशन? देखिए, मैंने पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के किए हैं, मेंस के मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे। और सिलेबस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, मैंने उसको थोड़ा पढ़ लिया था। बट मुझे लगता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कॉमन सेंस इतना तो हमारे अंदर आ जाता है कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं कि क्या न्यूज़पेपर काम का है क्या नहीं है काम का, वो तो कॉमन सेंसिकल हो जाता है एक बार जब हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब मेंस के नोट्स बनाते हैं उसमें सिलेबस काम आता है, कि जब हम नोट्स अपने अगर करंट अफेयर्स के ही बनाते हैं, ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए, या फिर कोई कुछ और किसी चीज के नोट्स बनाते तो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्पेशली मेंस का, तो यहाँ पे सिलेबस काम आता है। या फिर जब हम टॉपिक वाइज तैयार करेंगे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं होते, जैसे सिक्योरिटी वगैरह सोसाइटी वगैरह, तो उसको टॉपिक वाइज करते हैं। और जब एक साल पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो सिलेबस तो पता चल ही जाता है एकदम, कि क्या जरूरी है पढ़ना और क्या जरूरी नहीं है पढ़ना। अब जैसे आपने यहाँ तक नोट्स की बात की, तो नोट्स भी काफ़ी एक कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट रहता है कि पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि किस चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, और दूसरा क्या तरीका होना चाहिए नोट्स बनाने का। तो आपने किन चीज़ों के नोट्स बनाए थे, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके नोट्स बनाए थे और कौन सी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए थे? एंड व्हाट वाज योर अप्रोच टू नोट मेकिंग, कि किस तरीके से आप नोट्स की फर्स्ट रीडिंग में ही बना लेते थे या फिर 2-3 रीडिंग बाद बनाते थे? सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू नोट मेकिंग? नोट मेकिंग के बारे में बात करते हैं, इससे पहले मैं जरा एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं आपके पिछले क्वेश्चन में। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई पीवाईक्यूज को ज्यादा महत्वता देता है, कोई सिलेबस को याद कर लेते हैं। अब मैंने याद नहीं किया था इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी इसको याद ना करें। अगर मैंने पीवाईक्यूज नहीं देखे मेंस के, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी लोग भी ना देखें। हो सकता है कि मेरे लिए काम कर गया, बाकी लोगों के लिए काम नहीं किया। सिलेबस, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सब चीजें जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें ये ना समझे कि मैंने नहीं किया तो यस इम्पोर्टेंट नहीं डेफिनेटली। है। वो करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जहां तक बात नोट मेकिंग की है, मैं तो अगर मेरा पर्सनली बताऊं, मैं जो भी पढ़ता था हर चीज के नोट्स बनाता था, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि यार मैं पढ़ रहा हूँ कल इसको भूल ना जाऊं। तो मैं तो इनफैक्ट लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना लिया था, स्पेक्ट्रम के भी नोट्स बना लिए थे मैंने। तो मैंने जो भी चीजें पढ़ी उसके नोट्स बनाए थे, और मेरे नोट्स जो स्टैटिक पोर्शन होता था उसके काफी थिक भी हो जाते थे। स्पेशली अगर मैं मेरे ऑप्शनल की बात करूं तो उसमें मेरे लगभग 1000 पेज के नोट्स हैं, 900 या 1000 पेज के नोट्स हैं। नोट्स में बढ़िया से बनाता था। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के मैंने काफी ज्यादा नोट्स बनाए थे न्यूज़पेपर वगैरह से, बट वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया क्योंकि वो रिवाइज नहीं हो पाए थे, नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि हो गए थे। अगर मेरे से अभी कोई पूछे, कोई सलाह ले कि नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि अभी जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स का पहले बार में नोट्स बना लिए थे, बहुत सारे इररिलेवेंट चीजें ही मैंने नोट्स में लिख ली थी अपनी। नोट्स जब बनाने चाहिए हमको 2-3 रीडिंग के बाद नोट्स बनाने चाहिए।
क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन सेंसिकल होती है जो याद हो जाती हैं वैसे ही, जिसको याद लिखने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में नोट्स बनाने चाहिए, क्रिस्पी नोट्स बनाने चाहिए। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें जो हैं उनके भी अलग से नोट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम बुक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एक्ट्स होते हैं, उनको शॉर्ट में लिखा जा सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और जो मेंस के नोट्स हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के या बाकी भी टॉपिक्स के, उसके नोट्स हमको टॉपिक वाइज बनाने चाहिए। अब जैसे आपने करंट अफेयर्स मेंशन किया, तो करंट अफेयर्स में आपकी क्या अप्रोच रहती थी? मतलब आप पहली चीज तो सोर्सेज क्या थी आपकी, और दूसरी चीज आपका प्रिपरेशन स्टाइल क्या था? या तो आप टुगेदर एक साथ एंड में एनुअल कंपाइलेशंस या फिर उस पर रिलाई करते थे, या फिर जो है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करते थे? देखिए, जो मेरा मेन फोकस रहता था वो न्यूज़पेपर पे रहता था। मैं न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया से करता था। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 वाला, तब मैंने मंथली मैगजीन्स पढ़ी थी। और बहुत ज्यादा मुझे हेल्प नहीं की थी वो मंथली मैगजीन्स, जितना भी मुझे याद है वो सारा कुछ न्यूज़पेपर पे बेस्ड है मेरा। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, बट मैं न्यूज़पेपर के साथ साथ किसी का यूट्यूब पे जो एनालिसिस आता है, एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं, वो सुन लेता था। और जो डेली करंट अफेयर्स आता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, एक उनमें से एक चूज करके वो कर देता था। तो ये तीन चीजें मेजरली मेरे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में थी। पहला न्यूज़पेपर, वो बहुत बढ़िया से मैं करता था, लगभग 1.5-2 घंटा उसमें देता था। दूसरा यूट्यूब से एडिटोरियल डिस्कशन। और तीसरा किसी वेबसाइट से, किसी इंस्टीट्यूट से उसका जो डेली करंट अफेयर्स आता है रिटन फॉर्म में, वो कर देता था। ओके। एंड एक और एस्पेक्ट ये है कि जैसे प्रीलिम्स आता है, तो आपने कितने महीने पहले प्रीलिम्स से जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? क्योंकि ये भी काफी कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए कि कब से प्रीलिम्स स्पेसिफिक करें, कब तक मेंस की करें। सो आपका ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि फॉर द अटेम्प्ट ऑफ 2021, एक अगर ब्रॉडली अगर आप बता सकते हैं कि आपने इतने टाइम तक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ा, इतने टाइम तक प्रीलिम्स, तो ऐसा क्या आपका ओवरऑल जो था, मतलब प्लानिंग था? देखिए, जब भी वो तैयारी करते थे तो प्रीलिम्स और मेंस की एक जगह करते थे, इंटीग्रेटेड तरीके से एकदम। उसमें फिर ये नहीं सोचते थे कि यार ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। क्योंकि प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी हम फैक्ट्स लिखते ही लिखते हैं। तो प्रिपरेशन दोनों की इंटीग्रेटेड रहती थी। पर जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाता था, लगभग 2.5-3 महीने पहले, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते थे। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 वाला, और जो सेकंड अटेम्प्ट था 2020 वाला, उसमें मैंने लगभग 3-3 महीने, प्रीलिम्स से 3 महीने पहले सिर्फ स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे। और थर्ड अटेम्प्ट मेरा जब था, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। बहुत लिमिटेड टाइम था, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। तो मेरे हिसाब से लगभग 3 महीने के आसपास हमको देना चाहिए। तो इवन इसके लिए मतलब आपका, अगर मैं आपकी क्या मतलब लास्ट 15 डेज जो मेन से पहले थे, 15-20 डेज, व्हाट वाज योर प्लानिंग? कि उसके पहले आपने कैसे प्लान किया था? कितना टाइम GS 1 2 3 4, कितना टाइम ऑप्शनल को देना? देखिए, मेरा तो थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका था प्रीलिम्स और मेंस में के बीच की तैयारी का। देखिए, क्योंकि मैं स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ लिया था। न्यूज़पेपर मैंने पूरा फॉलो किया था, करंट अफेयर्स मेरा पहले से ही तैयार रहता था। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरा मेजर फोकस मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे रहता था। जैसे अभी लगभग 3 महीने के आसपास रहते हैं, तो लगभग मैं उसमें 10 दिन हटा दें, बाकी टाइम में सारा अपना ऑप्शनल पढ़ा था दोनों अटेम्प्ट में, जब मैंने मेंस दिया है 2020 और 2021 वाले में। उसके अलावा मैं थोड़ा सा एथिक्स देख लेता था अपना, लगभग 4-5 दिन एथिक्स देख लिया, और 4-5 दिन जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए, उनको एक बार रिवाइज कर लिया। वो इतना करता था। पर ये एक गलत स्ट्रेटेजी है, ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। हमको अपना जीएस को भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम 300 ले आए ऑप्शनल में और जीएस में 300 या 350 रह जाए। हमको दोनों को मैनेज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस बैलेंस करने में फेल हो गया था। तो यक्ष, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी मार्कशीट में किसी जो मेंस की मार्कशीट है, किसी सब्जेक्ट में आपके एक्सेप्शनल मार्क्स आए हों, और कोई उसके पीछे आपको कुछ लगता हो कि आपने कोई एफर्ट डाला हो स्पेसिफिक, मतलब किसी अब सब्जेक्ट ऐसा में जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आए हों आपको, आपके हिसाब से, और जहां आपने। अब ऐसा मुझे तो पता नहीं कौन से एक्सेप्शनल है, पर हाँ मैं बता देता हूँ मैं आपको कितने मार्क्स हैं। जैसे मेरा जीएस 3 में 113 नंबर है, 113। जीएस 2 में 126 है। जीएस 3 में मेरा 99 है, और जीएस 4 में 126 है। तो जीएस 2 और जीएस 4 में मेरा 126 है। एसए में मेरा 130 है, और ऑप्शनल में मेरा 285 है। अब मुझे नहीं पता कि एक्सेप्शनल कैटेगरी में आई आते हैं थिंक। कि नहीं आते हैं, बट एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे एथिक्स में मेरे नंबर अच्छे हैं, मुझे पता है। 126 मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। उसमें हम जितना प्रैक्टिकल आंसर्स लिखेंगे, थोड़े डायग्राम्स बनाएंगे, चीजों को सही से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत शॉर्ट में नहीं लिखेंगे,
ठीक से अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें मार्क्स आ जाते हैं अच्छे से। अगर थ्योरीज फिलोसफीज ज्यादा घुसाएंगे फिर नंबर 100 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली। इनफैक्ट एथिक्स की बात करना चाहता था मैं कि एथिक्स में एक, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सिलेबस देखते तो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पढ़ने लग जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो आपका क्या सोर्स था? व्हाट वाज योर सोर्स फॉर एथिक्स? ऑप्शनल में और जीएस में बैलेंस बनाना जरूरी है। और चौथा चीज, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। सो यक्ष, अब लिटिल बिट ऑफ ट्रैक, मतलब अब जैसे आपका जो है फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, सो कैन यू गिव अस सम कुछ चीजें जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे टू मोटिवेट देम दैट व्हाट इज दे कुड एक्सपेक्ट व्हेन दे आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू जर्नी आफ्टर देयर दिस जर्नी, राइट? इस जर्नी को क्लियर करने के बाद, सो समथिंग यूनिक जो आपको बहुत ही यूनिक लगा अबाउट द फाउंडेशन कोर्स और अबाउट द लबासना एकेडमी। कि अगर लबासना एकेडमी की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, गर्मी वर्मी ज्यादा लगती नहीं है। और अगर एकेडमी में अगर जो चीजें एक्सपेक्ट हमको करनी चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। ट्रैकिंग होती है, बीच में विलेज विजिट्स कराते हैं, हिमालयन ट्रैक कराते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लेके जाते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। और पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें रहती है। सो एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी अभी इस फर्स्ट वीक में आपने कोई यूनिक एक्टिविटी की हो जिसमें पार्टिसिपेट किया हो आपने? मैंने तो आज ही, हमारा एक ट्रैक था, मेरा तो जिंदगी का पहला ट्रैक था जिसमें बहुत मजा आया। मुझे तो लगता है यही मैंने अब तक यूनिक चीज की है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट टू हियर। सो लास्टली यक्ष, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको देख रहे होंगे, सो व्हाट वुड बी योर लाइक सम मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मैसेज टू देम? मे बी कोई फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में होगा, मे बी समवन इज बिगनिंग, या कोई शायद से अभी मेंस देने वाला होगा। सो एनी एनी मैसेज फॉर देम? देखिए, सबसे पहले तो जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि जितना आपने पढ़ लिया है काफी है। ज्यादा लास्ट में हड़बड़ी ना करें, घबराए बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अगले अगले 12-15 दिन में पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ के कुछ उखाड़ लेंगे। पिछला जो सालों की मेहनत है वो आपकी काम आएगी। क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत काम आते हैं, आप रिवाइज कीजिए जितना कर पाए, ज्यादा से ज्यादा डेटा वगैरह, कमिटीज वगैरह, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज कीजिए। बट साथ में ये भी समझिए कि क्वेश्चंस जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आने वाले हैं। आपने जितनी भी आंसर राइटिंग की, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और अगर अगर आपको अभी भी आंसर राइटिंग में किसी में डाउट है, तो आप टॉपर्स की कॉपीज देखिए, उसमें से कुछ कुछ चीजें आप अपने आंसर्स में इनकलकेट कर सकते हैं। अभी 10-12-15 दिन जितने भी हैं, आप आंसर राइटिंग उनकी देखिए कि वो किस तरह से आंसर्स लिखते थे, जितने जिसकी वजह से उनके मार्क्स आते थे। एक तो मेंस के लिए ये चीज है। और लास्ट में अपने जो शॉर्ट नोट्स वगैरह उनको रिवाइज करें। और अपना जब एग्जाम देने जाएं तो आधा घंटा पहले होता है, अगर किसी का मन करे, मैं तो करता था, ऐसा बड़ा हेल्पफुल लगता था। जो अगर कहीं पर शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम दिमाग में रहता है उस टाइम पे। बाकी तो चॉकलेट्स वगैरह अगर ले जा सकते हैं तो लेके जाएं। बाकी तो आप एग्जाम वहीं पे देना है। और जो इस बार फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले लोग हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि कंफ्यूज बिल्कुल ना हो चीजों से। आजकल इतनी ज्यादा गाइडेंस है, मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। अगर ओआर में जाए तो ट्रक्स भरे रहते हैं वहां पे तो किताबों के। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अपना जो भी सिलेबस है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक या दो बुक जितनी भी चूज करनी है आप सेलेक्ट करें, और उन्हीं पे बस फोकस करें। फिर ये ना सोचे कि मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मुझे ये भी कर लेनी चाहिए, मैं तो, उसने तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और मैं तो पीछे रह गया उससे। भाई तुम अपने हिसाब से करना चाहिए हमको, अपने हिसाब से करें। ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बहुत ज्यादा लोगों से सलाह ना लें कि आज उस टॉपर से भी पूछेंगे, उस टॉपर का भी टॉपर टॉप देखेंगे, उसका भी देखेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड तरीके से यूपीएससी एग्जाम निकल जाएगा। स्टैंडर्ड चीजें हैं पढ़ने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर हमको करना है, सारी स्टैटिक की बुक्स अब स्टैंडर्ड बुक्स है, सबको पता है। मंथली मैगजीन सबको करनी है, पीवाईक्यू सबको करनी चाहिए, आंसर राइटिंग सबको करनी है। ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं और इसी सबको हमको करना है। जैसे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज, कौन सी बुक चूज करें, कौन सी टेस्ट सीरीज चूज करें, किस कोचिंग का मटेरियल पढ़ें। बट अल्टीमेटली बात यह है कि सारी बुक्स, सारा मटेरियल सब ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। यूपीएससी किसी एक बुक से या किसी एक मटेरियल से सब कुछ पूछता नहीं है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। दूसरी चीज ये है कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। मुझे तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा था। तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, उसको बहुत सीरियसली पढ़ें। और तीसरी चीज ये, स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, कि अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। चीजों को समझ के पढ़ें, याद करने की बहुत ज्यादा, जो रटने वाली चीजें हालांकि वो तो हम रटेंगे ही, पर चीजों को बहुत ज्यादा रटने की भी कोशिश ना करें, क्या सब कुछ ही रटते रहें। रट के प्रीलिम्स निकल सकता है, मेंस तो निकलना नहीं है।
मेंस में आएगी अंडरस्टैंडिंग काम, इंटरव्यू में अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो चीजों की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो ऑप्शनल हो। हर चीज में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कोई चीज क्लियर ना हो जाए तब तक अगले पेज पे या अगली बुक पे ना जाए कि लक्ष्मीकांत का यार आज तो 1 घंटे में 40 पेज पढ़ना था, नहीं हो रहे तो धड़ाधड़ पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। अरे भाई, अगर दिमाग में नहीं घुसेगा तो क्या फायदा उसे 1 घंटा पढ़ने का। चाहे आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ें, पर समझ के पढ़ें, वो ज्यादा जरूरी है। और अगली बात ये कि शॉर्टकट्स ना लें किसी भी चीज में, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे जीएस हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कि यार उसने तो 20 पेज की समरी बना के देगी, उसको पढ़े। शॉर्टकट्स लेना बहुत फेटल है यहाँ पे। सो एक लास्ट क्वेश्चन और जैसे आपने ओआरएन की बात की थी। सो एक चीज होती है कि कई लोगों के मन में होता है कि दिल्ली आके ही यूपीएससी की तैयारी करना है। तो आपके हिसाब से इज इट लाइक नेसेसरी कि दिल्ली आके या दिल्ली आने से कोई एडवांटेज या एज मिलता है यूपीएससी की तैयारी करने में? देखिए, मैं तो दिल्ली में रह के भी तैयारी की है अपनी। जब मैं कोचिंग लेता था तब दिल्ली में था। उसके बाद कोविड आया था तो मैं घर पे भी तैयारी की है। मेरा तो ये मानना है कि पूरा सिलेबस हमारे सामने है, हमको वो कवर करना है। स्टैंडर्ड चीजें जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह वो सब लगानी है। हमको ये भी पता है कि हमको इतने घंटे लगभग रोज पढ़ना चाहिए। अब चाहे वो घर पे रह के पढ़े, चाहे वो दिल्ली में रह के पढ़े। और किसी को 8 घंटे पढ़ना है, अगर घर पे 8 घंटे निकाल पा रहे हैं तो मत आइए दिल्ली भाई। अगर घर पे डिस्टरबेंस है तो कहीं बाहर रह के पढ़ लीजिए, अब चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई और शहर हो। सो थैंक यू यक्ष, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि आपने जो अपनी इंसाइट शेयर किए जर्नी से, सो ऑब्वियसली फॉर अदर्स ऑल्सो आप लोग भी ट्राई टू अडॉप्ट इट एज पर यूर रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो थैंक यू वेरी मच यक्ष, एंड wish you all the best, and hope ki we can have more such talks, right? Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।